हे हेलो सो ये जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी की। दूसरी चीज़ ये हिंदी में होगी। तीसरी कि केवल और केवल एनसीईआरटी के लेवल पर हम इसकी बातें करेंगे। थोड़ा सा इधर उधर जनरल में देखेंगे कि हाँ रियल लाइफ से रिलेटेड क्या चीज़ें हो सकती हैं ताकि ये पूरी प्लेलिस्ट इंटरेस्टिंग बनी रहे। बट बेसिकली लार्जली ये केवल और केवल आप समझ लीजिए इसका इंग्लिश से हिंदी तर्जुमा करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर क्या डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो इन डिफरेंट चैप्टर्स में दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। सबसे पहले आप क्या बोल रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि डाइजेशन है क्या चीज़। एक जर्नी है भाई, खाना आपके सामने प्लेट पे रखा है, खाना प्लेट से लेकर के सुबह आपके वॉशरूम जाने तक के एक सफ़र को ये वाला चैप्टर पूरा डिफाइन करेगा। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये सबसे पहले बोलता है फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि खाना जो है सबकी एक सबसे बेसिक ज़रूरतों में से एक है। खाने के बिना आप नहीं जी सकते। आपको चलते फिरते रहने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको? खाने से। द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ अ फूड इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि खाने में जो होता है मेन सोर्स होता क्या क्या है। तो द मेजर पोर्शन विल बी द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं भाई? आपकी थाली में आपने सोचिए कि खाया दाल चावल रोटी, तो दाल में आपका हो गया प्रोटीन। ओके, सो अगर लिख लें हम इधर, तो दाल में आपका हो जाएगा प्रोटीन। और आपका जो रोटी रहेगी, रोटी और चावल के अंदर जो होता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ओके, और कार्बोहाइड्रेट बचा फैट भाई, रोटी के ऊपर जो मक्खन लगा है, मक्खन जो तेल रिफाइंड आप दाल और चावल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा फैट के अंदर आ गया। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या चीज़ें, इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। कि ये मुख्यतः खाने का आपका मेन जो पोर्शन, जो मेन जो एनर्जी आपको मिलेगी, आपका जो शरीर जिससे बनेगा, बढ़ता शरीर, वो सब कैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट से बनता है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा सब होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका क्या क्या आ जाएगा कि वाइटामिन्स एंड द मिनरल्स। ओके, सो दीज आर दोज टू थिंग्स कि वाइटामिन्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और मिनरल्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और विटामिन एंड मिनरल हो गए आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। भाई एक तो आपको ग्रोथ के लिए चाहिए, दूसरा टिश्यू को रिपेयर करने के लिए चाहिए। हम इधर उधर लड़ते झगड़ते रहते हैं, चोट लग जाती है एक जगह से दूसरी जगह, फिर भी वो जगह थोड़े दिनों के बाद सही हो जाती है। तो और ये तो केवल आपको दिखने वाली चोट है, शरीर के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम एक तरह से हमेशा एक रिपेयर के प्रोसेस में हमेशा इंडल्ज करता रहता है। ओके, जब आप सोते हैं तो ये रिपेयर का प्रोसेस बहुत हायर एफिशिएंसी पे चलता है, बहुत तेज़ी से बॉडी में जो है रिपेयरिंग वाले प्रोसेस काम करते हैं जब आप सोते हैं। द वाटर वी टेक इन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात है कि वाटर का रोल, हम हमेशा वाटर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। वाटर का जो रोल है वो हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा है कि 70% हम अपनी बॉडी में का जो हमारा मास होता है, पूरी की पूरी अर्थ जो है, इतना सारा पोर्शन जो है वो वाटर से कवर्ड है। हम वाटर की जो महत्वता है उसको इतना टाइम नहीं देते हैं। तो वाटर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब वाटर इंपॉर्टेंट क्यों है? वाटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एज ए सॉल्वेंट की तरह काम करता है। कोई भी रिएक्शन अगर किसी में होनी है, तो अब आपके पास नमक है, नमक सॉलिड फॉर्म में है, और जैसे ही आप उसको पानी में डालेंगे तभी वो घुलेगा, और जब तक वो पानी में नहीं जाएगा, जब तक वो अपने Na+ और Cl- में नहीं टूटेगा, तो अपनी जो कोई भी इसकी जो मेन प्रकृति है वो सामने नहीं आ पाएगी। तो वाटर क्या करता है कि हर चीज़ को, रिएक्शन जो होती है उनको होने के लिए मदद करता है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है इसको। सो यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, इसके अलावा अगर आगे देखा जाए तो बायोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर ओन बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। अब ये क्या है कि ये बोल रहा है कि भाई कार्बोहाइड्रेट आपके सामने केला रखा है, डायरेक्ट प्रोटीन का पूरा अंडा रखा है, आपका फैट रखा है, फैट के अंदर पूरा घी का डब्बा रखा है, ये आप उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। आपको इसको यूज़ करने के लिए पहले इसको ऐसे भागों में विभाजित करना पड़ेगा जो कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। आपका पेट में जो है बड़े बड़े छेद नहीं है कि आपने जो भी खाया है वो उन बड़े बड़े छेदों से अंदर चला
जाएगा, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत बात क्या है कि भाई उसको एक डाइजेस्टिव प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उसी प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। ओके, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई उनको तोड़ना पड़ेगा छोटे भागों में। दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म कॉल्ड डाइजेशन। सिंपल सी बात है भाई, डाइजेशन की डेफिनेशन दे रखी है आपको कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आ गया आपका, कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, फैट आ गया। अब इनको आपको तोड़ना है। दिस इज द मेन पॉइंट कि आप इसको तोड़ेंगे तब जाकर के आपको इससे जो कुछ चीज़ मिलेगी। अब कार्बोहाइड्रेट है, अब कार्बोहाइड्रेट को आप किस में तोड़ सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट आपस में टूट के ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड। सो कार्बोहाइड्रेट इट सेल्फ इज अ पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पॉलीसेक्राइड होता है, और ग्लूकोज जो होता है मोनोसेक्राइड होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ना पड़ेगा? पहले ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ओके, अब इसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है? प्रोटीन। अब प्रोटीन को हम किस में तोड़ सकते हैं? प्रोटीन को हमें तोड़ना होगा अमाइनो एसिड के रूप में। अमाइनो एसिड एक साथ जब मिलके एक लंबी चेन बनाते हैं, और उसके बाद जब वो एक कोई स्ट्रक्चर लेते हैं, तब प्रोटीन बनता है। लेकिन प्रोटीन को हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले अमाइनो एसिड में, तब जाके उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उससे अगली चीज़ आ गई आपकी फ़ैट। फ़ैट आपको दोबारा से उसको भी अपने बेसिक मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो कि क्या होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल जमा फैटी एसिड। सो इस तरीके से आप चीज़ों को तोड़ेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे, तब आपको उनसे एनर्जी भी मिलेगी, और वो आपकी बॉडी में इधर उधर जाके लगकर बॉडी में आपको ग्रोथ भी करवाएंगे। ओके, डाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। अगले उस पर आते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, कि ये तो हो गया डाइजेशन जो कि प्रोसेस है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम तो एक पूरा का पूरा फिजिकल सिस्टम है हमारा, पूरा जो आंत वगैरह, जो आमाशय अग्नाशय हिंदी में पढ़ते हैं, स्टमक, पैनक्रियाज, यकृत, लिवर। ओके, सो इन सब चीज़ों को मिला करके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। उसके साथ जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड होंगे वो, और एलिमेंट्री कैनाल इटसेल्फ के माउथ से लेकर के एनस तक की जो पूरी एक ट्यूब है, और इसके साथ जो इसके साथ ग्लैंड्स लगे हुए हैं। ग्लैंड्स में कौन कौन से आ गए आपका पैनक्रियाज आ गया, आपका लिवर, आपके जो स्टमक के अंदर अपने जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपने सारे के सारे आ गए, HCl सीक्रेट होता है जिनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इट इटसेल्फ वो ट्यूब को ही हम बोल रहे हैं जो कि माउथ से लेकर के एनस तक खत्म होती है। अब द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस एट द इंटीरियर ओपनिंग। सो अब एंटीरियर पार्ट पोर्शन हो गया हमारा माउथ, और हमारा पोस्टीरियर पोर्शन हो गया एनस। सो एंटीरियरली वो कहाँ से शुरू हो रही है? माउथ से शुरू हो रही है। तो द माउथ इट ओपन्स आवर आउट पोस्टीरियरली थ्रू एनस। ओके, सो एंटीरियरली माउथ, पोस्टीरियरली एनस। ओके, द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी। जो हमारा मुंह होता है उसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब बक्कल कैविटी बोलते हैं या फिर उसको ओरल कैविटी बोलते हैं। तो ओवर ओरल कैविटी हैज़ नंबर ऑफ टीथ। तो हमारे मुंह के अंदर क्या क्या है, चलिए उसको एक बार कवर अप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है लिप्स पे, अ लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट। ओके, सॉरी, ट्रांसफर स्प्लिट को हम माउथ बोलते हैं, और माउथ खुलता है बक्कल कैविटी में। अब बक्कल कैविटी के अंदर आपका क्या हो गया? बक्कल कैविटी के अंदर आपके आ गए टीथ, उसके बाद आपका आ गया मस्कुलर टंग, अब इसके बाद आपका आ गया गम। ओके, सो ये सारे के सारे आपके किसके पोर्शन हो गए? ये आपके हो गए माउथ के पोर्शन, बक्कल कैविटी के पोर्शन। अब दूसरी चीज़ आती है कि जो ये बोल रहा है कि ईच टूथ इज एम्बेडेड इनटू द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। हमारी जो जबड़ा है, जॉ बोन है, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सॉकेट में पड़ी हुई हैं। अब सॉकेट में पड़ी हुई हैं वो इस तरीके से, जैसे ये जबड़ा है नीचे का, तो जबड़े में इस तरीके से सॉकेट बने हुए हैं, और उन सॉकेट्स के अंदर जो है दांत रखे हुए हैं। इस तरीके से उसमें से दांत बाहर निकल रहे हैं। तो अगर ये दांत बाहर निकल रहे हैं, सॉकेट में रखे हुए हैं, तो इस टाइप के दांतों को थैकोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैकोडोंट। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज द थैकोडोंट। ओके, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म्स द टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। ओके, कि भाई दो टाइप के होते हैं, दूध के दांत, एक नॉर्मल दांत, जो मैमल्स की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए अगले पन्ने पे चलते हैं। ये है आपका बेसिक फिगर ह्यूमन बॉडी का, जिसके अंदर आपका बक्कल कैविटी से शुरुआत हो रही है। माउथ, ओरल कैविटी, माउथ के अंदर हो गया आपका के टंग आ गई, आपका टीथ आ गए। अब इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा माउथ में आपके भाई हमेशा सिक्रीशन होता रहता है ना, उस सिक्रीशन को माउथ में क्या बोलते हैं? सलाइवा। मुंह में जो पानी आता रहता है आपका, जो खाना देख करके, अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें देखकर मुंह में जो पानी आता है, उस पानी का नाम होता है सलाइवा। सलाइवा अपने आप में एक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ये 3 ग्लैंड होते हैं। एक तो आप
आपके दो दो गालों पे प्रोड्यूस होंगे, एक जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से अलग अलग होते हैं। सो सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। सो लिंगुअल इज कमिंग फ्रॉम द टंग, लिंगुआ, ओके। सो बायलिंगुअल, सो मैं 2 भाषाएं बोल सकता हूँ, आई एम बायलिंगुअल। सो लिंगुअल का मतलब हो गया टंग, और टंग के नीचे हो गया सब, मतलब नीचे, सब लिंगुअल ग्लैंड, तो ये एक सब लिंगुअल वाला हो गया। सब मैक्सिलरी, सो मैक्सिलरी जो बोन है, ये जो आपकी जॉ बोन होती है साइड वाली, उसको मैक्सिला बोलते हैं। अब इसके नीचे की साइड भी आपका एक और ग्लैंड है, उसको बोल देंगे आप सब मैक्सिलरी। अब इसके बाद जो तीसरा है वो है पैरोटिड। पैरोटिड आपका चीक बोन के ऊपर की तरफ यहाँ पर सिचुएटेड होता है, और ये तीनों के तीनों मुंह के अंदर आपका सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मगर जो मेन काम होता है सलाइवा का होता है वो खाने को लुब्रिकेट करना। आप रोटी अगर जो सूखी है, जो चटनी से रोटी अगर खाएंगे आप, तो हम नहीं खा सकते, लेकिन आप अगर सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो। और सलाइवा में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल चीज़ें होती हैं, जो आपको अगर खाने के संग अगर मान लीजिए बैक्टीरिया आ रहे हैं तो उसको मारने के लिए काम में आती हैं, तो जैसे कि लाइजोजाइम वगैरह, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी इसके अंदर होता है, बट मेन काम क्या क्या होता है सलाइवा का? लुब्रिकेशन ऑफ फूड। अब फूड का लुब्रिकेशन करने से क्या होगा? फूड का लुब्रिकेशन करने से वो एक गोला बनाएगा, इस गोले को क्या बोलते हैं? बोलस। अब बोलस को इजीली जो है आप ईसोफेगस से जो नली होती है खाने की, उससे नीचे भेज सकते हैं, तो वो बोलस इजीली नीचे चला जाएगा, और इसीलिए सलाइवा का बहुत ज़्यादा रोल होता है। फेरिंग्स में आपका होता है भाई, जैसे ही आपका जो वक्कल कैविटी होता है वो फेरिंग्स में जाके खुलता है। फेरिंग्स, और यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर कि ये आप आगे वाला पाइप देख रहे हैं, ये आगे वाला पाइप तो हो गया आपका फूड पाइप, ओके। आपका एडम सेप्पल वगैरह भी यहाँ पर होता है, इजीली मेल्स में दिख जाता है, तो ये हो गया आगे की तरफ तो आपका फूड पाइप हो गया, और पीछे की तरफ आपका हो गया एलिमेंट्री कैनाल, ओके। सो एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो गया? ये पीछे वाला आपका फूड पाइप हो गया, विंड पाइप, फूड पाइप। अब फूड पाइप और विंड पाइप जो है एक ही बड़े जगह से खुल रहे हैं, तो उनको भाई रेगुलेट भी करना पड़ेगा, तो इसको एक फ्लैप रेगुलेट करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे क्योंकि हमें सांस ज़्यादा लेते हैं, खाना कम खाते हैं, तो क्या किया कि एक फ्लैप होता है, इस फ्लैप का नाम होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो होता है हमेशा ज़्यादातर इसको आपके फूड पाइप को कवर करके रखेगा हमेशा, और क्योंकि आप सांस लेते रहेंगे, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो फूड पाइप को कवर करके रखता है, तो ये फूड पाइप को हमेशा कवर करके रखेगा। लेकिन जैसे ही आपको खाना खाना है, तो ये ये एपिग्लॉटिस जो होता है वो फूड पाइप को खोल देगा और सिचुएट हो जाएगा अपने आप को फेरिंग्स पे, ओके, जो होता है फूड पाइप पे, विंड पाइप पे अपने आप को कवर कर लेगा, और यहाँ से खाना इजीली अंदर चला जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि खाना खाते समय आपको बोलना नहीं चाहिए, अगर आप बोलेंगे तो ठसा लग जाता है। तो उससे क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है उस टाइम पे, क्या खाना आपका विंड पाइप में जाने की कोशिश करता है। अगर खाना विंड पाइप में जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर एक सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और आपको खांसी आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आ गया आपका ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, ये सिंपली एक नली है, नली, और इससे खाना इजीली एक मूवमेंट होता है, एक स्पेसिफिक मूवमेंट के तहत खाना जो है ऊपर आपके मुंह से लेकर के स्टमक तक जाता है। इस खास मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ओके, अब यहाँ पर आ गया जो खुलता है, आपका जो ईसोफेगस होता है वो स्टमक में खुलता है, और जो सबसे ऊपर होता है एक जैसे यहाँ पर एक फ्लैप था जो कि इसको कवर करके रख रहा था, वैसे ही एक कवरिंग होती है यहाँ पर भी। इस कवरिंग का नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर। सो ये एक स्फिंक्टर है, एक फ्लैप है जो कि कवर करके रखेगा इसको। अब भाई आप नहीं चाहते ना जो भी खाना खाया है आपने वो तुरंत आपके नली में वापस जाए, तो इसको कवर करके रखता है। इसी तरह अब ये स्टमक में खुला, स्टमक के बाद आपका आ गया नेक्स्ट पोर्शन आ जाएगा आपका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में आपका पैनक्रियाज और जो लिवर है वो दोनों खुलते हैं और अपना जो डाइजेस्टिव सेक्रीशन है वो उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 नाम्स में डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, ईडियम, जेजुनम, ओके। एंड इसके बाद आपका सीकम के बाद ये कोलोन के बाद ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद आपका रैक्टम, जहाँ पर कि आपका स्टूल जो वेस्ट मटेरियल होता है वो थोड़ी देर के लिए इकट्ठा रहता है और एनस से बाहर आ जाता है। चलिए, अब ये तो हो गया, पिक्चर को हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। अब इसके नीचे वाले पोर्शन में डिस्कस करते हैं कि आखिर दिया क्या है। तो हम अभी तक पुरानी फिगर में क्या थे, बक्कल कैविटी भी थे। 2 तरीके के दांत होते हैं, दूध वाले दांत होते हैं, एक नॉर्मल दांत होते हैं। तो टेम्परेरी मिल्क डेसिडियस टीथ आर रिप्लेस बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट टीथ। तो जो टेम्परेरी मिल्क टीथ या उनका दूसरा नाम हो गया डेसिडियस टीथ, ओके। तो ये
किससे रिप्लेस हो जाते हैं, अडल्ट जो परमानेंट टीथ हैं उससे रिप्लेस हो जाते हैं। तो जिनकी लाइफ में 2 बार दांत आते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइफाइडोंट। ओके, बिकॉज अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अलग अलग तरीके से दांत भी आते हैं। अब शार्क को कितने बार वो उसकी ज़िंदगी में दांत टूटते हैं और वो कितनी बार अपना, और एक दांत टूटता है वो दोबारा आता है, दांत टूटता है दोबारा आता है। यहाँ पे पूरा का पूरा सेट जाएगा ही जाएगा और वो सेट रिप्लेस होगा परमानेंट लार्जर टीथ से। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32, और ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि सब में ये जो अडल्ट ह्यूमंस होते हैं उनमें 32 ही टीथ्स होते हैं, और ये जो टीथ हैं बड़े ही स्पेसिफिक मैनर में लगे भी होते हैं। और जो स्पेसिफिक मैनर होता है वो इस तरीके से होता है कि वो एक पैटर्न बनाता है। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, 2 1 2 3। अब 2 1 2 3 से क्या अभिप्राय है हमारा कि सबसे पहले तो ये, अगर आप नीचे वाला जबड़ा माने इसको, नीचे वाले जबड़े पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पर 2 तीत, आप इसको हाफ कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो 4 उसमें आइडेंटिकल सेट्स होते हैं, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, ऐसे ही 2 सेट ऊपर की तरफ होंगे। तो सबसे पहले तो आपके 2 होते हैं यहाँ पर इंसीजर दांत, उसको इंसीजर बोला जाता है, ठीक है। अब इंसीजर किसके काम में आता है, काटने के, और सेब खाना है आपको, सेब खाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इंसीजर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एक पैना दांत होता है, उसको बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन जो होता है चीज़ों को चीरने फाड़ने के काम में आता है। आपको कोई मैगी का पैकेट फाड़ना है तो आप कैनाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद आप 2 दांत होते हैं जिसको कि थोड़े बड़े बड़े होते हैं, और इन 2 दांतों को क्या बोला जाता है, प्री मोलर। और प्री मोलर के बाद 3 बड़े बड़े जो दांत होते हैं उनको बोला जाता है मोलर। ये होते हैं आपके 3 मोलर टीथ। तो ये कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए, और 4 सेट हैं आपके, तो 8 × 4 8 चौक 32। तो आपके 32 टोटल नंबर ऑफ अडल्ट टीथ हमेशा रहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज़ मेड अप ऑफ एनिमल। तो यहाँ पर ये टूथ का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा है कि जो टूथ होता है वो इस तरीके से होता है। एक बाहर का उसका एक पोर्शन होता है, ये गम है, जो आपका मसूड़े होते हैं, मसूड़े के अंदर इस तरीके से ये एम्बेडेड होता है। ये जो बाहर का जो वाइटिश पोर्शन जो आपको हमेशा दिखता रहता है, इसको बोलते हैं इनेमल। ओके, अब इनेमल जो होता है, इसके बाद एनिमल हेल्प्स इन टू द मैस्टिकेशन बोलते हैं चीज़ों को चबाने को, फूड। द टंग इज़ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन एंड अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। सो जहाँ टंग जो है वो अटैच हो रही है और जहाँ से वो बाहर निकल रही है, और ये जो पोर्शन जहाँ पर वो अटैच्ड है, इसको फ्रेनुलम बोलते हैं। और फ्रेनुलम कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, बाहर आपको शरीर के अंदर काफ़ी जगह ऐसी मिलेंगी जिनको फ्रेनुलम बोला जाता है, जहाँ पर चीज़ें अटैच होती हैं एक दूसरे से, उसको भी फ्रेनुलम ही कहा जाता है। ओके, सो ये आपकी टंग हो गई, इसमें कोई हड्डी नहीं होती, आपकी केवल और केवल मसल्स की बनी होती है, और इसी की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, और क्योंकि इसको इतना ज़्यादा मूव करना होता है और अलग अलग तरीके से जो भी मैं आप सुन रहे हैं वो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टंग। नाउ लेट अस मूव अहेड। The upper surface of the tongue has small projections called papillae, some of which bearing taste buds। जो इसका जो ऊपर का सरफेस होता है, इसके ऊपर सम एक स्ट्रक्चर बने होते हैं। आप कभी इसको ध्यान से देखेंगे शीशे के अंदर तो आपको इसके अंदर ये पैपिले तरीके के स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। और ये पैपिले अगर आप इसको डिटेल में और ज़्यादा अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसके ऊपर आपको ये इस तरीके से रिसेप्टर मौजूद नज़र आएंगे। तो रिसेप्टर क्या होगा, रिसेप्शन के लिए काम करेंगे भाई, अलग अलग टेस्ट बर्ड्स, इसी को आपका टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि आपके अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो अलग अलग तरीके के टेस्ट आपको टेस्ट सेंस करके बता सकते हैं। Okay, the oral cavity leads into the short pharynx, which serves as the common passage of the food and air. So pharynx हम यहाँ पर अभी ऊपर पहले ही देख चुके हैं, जो कि आपका विंड जो आपका मुंह से और नाक से दोनों तरीके से जो एक ही जगह खुल रहा है उसको pharynx बोलते हैं। pharynx आगे जा करके एक तो कंटिन्यू हो जाता है, एक नली में कंटिन्यू हो जाता है जिसको विंड पाइप बोलते हैं, और एक नली में कंटिन्यू हो जाता है जो कि जिसको फूड पाइप बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। इसके अलावा आपके द ओरल कैविटी फाइन, ये हम पढ़ चुके हैं। द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया, विंड पाइप। ओके, सो एक तो हो गया ईसोफेगस फूड पाइप, और जो विंड पाइप है वो क्या है, ट्रैकिया। अगले पेज पे आते हैं ये ये अभी हमने डिस्कस किया। तो आपके 2 तो हो गए इंसीजर, कैनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, और इसी तरीके से ये आपके 32 दांत बनते हैं। ओपन इनटू फेरिंग्स, जो आपका
ओपन इनटू फेरिंग्स एंड अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस, तो ये हम अभी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो एक एपिग्लॉटिस एक फ्लैप है, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। तो क्या होगा कि भाई हमेशा वो किसको कवर कर, एपिग्लॉटिस हमेशा किसको कवर करके रखता है कि फूड पाइप को, क्योंकि हमको सांस लेने तो विंड पाइप हमेशा ओपन रहता है, और जैसे ही हम खाना निगलने वाले होते हैं वो चेंज कर देता है अपनी सिचुएशन को, कवर कर देता है विंड पाइप को, और खाना फूड पाइप में चला जाता है। ओपनिंग इनटू द विंड पाइप ड्यूरिंग द swallowing, जब आप खाना निगल रहे होते हैं। द esophagus is a thin, okay, long tube like which extends posteriorly, passing through neck, thorax and diaphragm and leads to the J-shaped bag structure। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि भाई आखिर इसोफेगस है क्या चीज़। आपका जो होता है पोस्टीरियर, जो विंड पाइप है उसके पोस्टीरियर से शुरू होता है, आपका एक्सटेंड करता है नेक से नीचे की तरफ जाता है, थोरैक्स में डायफ्राम, तो लंग्स, अगर ये आपके लंग्स हैं तो लंग्स के यहाँ पर, अगर ये लंग्स हैं तो लंग्स के यहाँ पर आपका डायफ्राम होता है, तो उसको ये यहाँ पर जा करके आपका स्टमक में खुलता है। तो जे शेप्ड स्टमक को दिखाया गया है कि जे शेप्ड बैग एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्टमक। अ मस्कुलर स्फिंक्टर, एक स्फिंक्टर है, इसको हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्फिंक्टर होगा गैस्ट्रो ईसोफेगल, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस, और जिसका नाम हमने क्या बताया था कि कार्डियक स्फिंक्टर, जिसका नाम हमने बोला था, ऑफ द स्टमक लोकेटेड इनटू द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड हैज़ 3 मेजर पार्ट। तो अगर हम स्टमक को देखें तो उसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाला होता है फंडस, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे आपका कार्डियक में यही, इसीलिए यहाँ पर जो फ्लैप था उसका क्या नाम था, कार्डियक स्फिंक्टर। ये आ गया नीचे आपको पायलरिक। सो यहाँ पर एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है और उस स्फिंक्टर का नाम होता है पायलरिक स्फिंक्टर। Okay, so a cardiac portion into which the esophagus open, a funding region and a pyloric region which opens into the first part of the small intestine. So ये कहाँ पे आप जाकर के ओपन होगा कि सबसे पहला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें ओपन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स एंड अ यू शेप्ड ड्यूडेनम। पहले सबसे पहले तो आपका आ गया यू शेप्ड ड्यूडेनम, यहाँ पर आपका एक यू शेप्ड ड्यूडेनम होता है, ये हो गया ड्यूडेनम। अ लॉन्ग मिडिल पोर्शन जेजुनम एंड अ हाईली कॉइल्ड इलियम। सो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये आपके 3 पोर्शन हो गए किसके, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। सो स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलियम, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पायलरिक स्फिंक्टर। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, पायलरिक स्फिंक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड इलियम ओपन्स अप इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम जो होता है हम क्या है कि ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तो इलियम जहाँ पर खत्म होगा वो अपने आप को अब किस में ओपन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सो इसको अगर हम पीछे वाली स्लाइड पे जाकर के थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो ये जेजुनम, ये तो आ गया आपका ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद यहाँ पे इलियम, इलियम किस में खुल रहा है आपका, सीकम में, सीकम आपके बाद इसके बाद कोलोन, कोलोन 3 तरीके का, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग के बाद रेक्टम। तो ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद सीकम इज द स्मॉल ब्लाइंड सैक एंड होस्ट द सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सीकम में क्या होता है कि भाई आपका एक तो ब्लाइंड सैक है कि थैला है आपका एक तरीके से, इस थैले में क्या है कि सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, हमारा पूरा जो बॉडी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा भाई ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, अब बैक्टीरिया प्रेजेंट है। हमारे अंदर एक सेल पे 10 बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा अबंडेंस होता है, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पहले से मौजूद हैं। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, अ वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज फ्रॉम द सीकम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि भाई इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये यहाँ पर आपको दिख रहा है एक स्ट्रक्चर, ये ब्लाइंड सेक तो हो गया, एक थैले की तरह हो गया आपका सीकम, सीकम से एक बड़ा ही पतली सी एक ट्यूब निकल रही है, उस ट्यूब का नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और आप जो कभी कभी सुनते होंगे कि किसी बच्चे का अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ है, तो अपेंडिसाइटिस क्या होता है कि वो पोर्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और उसको काट के फेंकना पड़ता है। अब ये जो ऑर्गन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये हम में कोई काम नहीं कर रहा है, हमें कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पूर्वजों में बड़ा अच्छा काम किया करता था। अब क्या है कि पूर्वज तो खाना पका वका के तो खाते नहीं थे, तो उनको ज़्यादा
उसकी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती थी, तो वो घास फूस भी अगर खाते थे तो यहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया लाया करते थे जो कि उस घास फूस को भी काट करके उसमें से भी एनर्जी बना सकें। हम लोग नहीं बना सकते वो कच्चे खाना और घास फूस में से एनर्जी, बट वो बैक्टीरिया बना देते थे। इसलिए ये हमारे जो पूर्वज थे उसके अंदर किसी काम का था, बस धीरे धीरे जैसे जैसे हमने खाना पकाना शुरू किया, हाइजीन की तरफ बढ़े, इसका कोई काम नहीं रहा, तो अभी ये वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में अवेलेबल है और ये हट भी जाएगा, तो इसकी कोई इसमें कोई ऐसी डर वाली बात नहीं है। तो आगे वाले आने वाली कई हज़ार सालों में ये हट भी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The wall of the alimentary canal from the esophagus to rectum possesses 4 layer। अब ये जो पूरी की पूरी आप इसको एलिमेंट्री कैनाल को आप कहीं से भी काट लीजिए, आपको कुछ बेसिक लेयर मिलेंगी, ओके, हमेशा। तो अभी ये इसको कहाँ से काटने को बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर। कहीं से भी आप इसको काट लीजिए, आपको 4 बेसिक लेयर का एक सेटअप मिलेगा। अब ये लेयर क्या है, अब लेयर है सबसे बाहर वाली है सरोसा, उसके अंदर वाली मस्कुलरस, फिर सब म्यूकोसा म्यूकोसा, ओके। अब इसको देखते हैं, इसको अगली फिगर में देखते हैं जो कि इस तरीके से अवेलेबल है। तो ये तो सबसे आउटर वाली तो हो गई आपकी सरोसा, उसके अंदर आपके होगी मस्कुलरिस। मस्कुलरिस को अगर 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और मस्कुलरिस इंटरना। उसके अंदर भी आपकी होती है सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा के अंदर म्यूकोजा, और उसके अंदर आपकी हो गई, यहाँ पर आपका खाना ट्रैवल कर रहा है जो भी आप खा रहे हैं। अब इसको याद करने के लिए आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि भाई सरोसा सबसे बाहर वाली होती है कि म्यूकोजा सबसे बाहर वाली होती है। तो म्यूकोजा नाम अपने आप में ही म्यूकस से आ रहा है। म्यूकस क्या होता है, जो हमारी बॉडी अंदर से आपका एक सिक्रीशन, एक स्लाइमी सिक्रीशन सिक्रीट करती है, और इस सिक्रीशन के बहुत सारे रोल हैं। ये खाने को लुब्रिकेशन में काम करती है, बैक्टीरियल को खाना जो है उसको डिसइंफेक्शन, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको हटाने का काम करती है। तो म्यूकस अपने आप में बहुत अच्छी लेयर होती है। तो अंदर वाली सबसे वाली कौन सी होगी, खाने के करीब जो होगी म्यूकस सिक्रीट करने वाली म्यूकोजा। अब म्यूकोजा के ठीक ऊपर हो गया सब म्यूकोजा। अब सब म्यूकोजा के अलावा आपकी जो 2 लेयर रहती हैं वो होती हैं मस्कुलरिस मसल्स लेयर है। और ये किस टाइप की मसल्स हैं, ये स्मूथ टाइप की मसल है। अगर ये स्मूथ टाइप की मसल हैं तो मसल्स का रोल क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सो आपका अभी हमने पिछली स्लाइड पे जो डिस्कस किया था कि एक स्पेसिफिक टाइप का मूवमेंट होता है, एक ये जो स्पेसिफिक टाइप का मूवमेंट होता है, खाने के जो बोलस, जो खाने के जो गोल गोल जिसको पोर्शंस हैं, वो खाने के जो बोलस हैं वो एक साइड से दूसरी साइड मूव कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से मूव करेंगे, कि वो मूव करेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा इस मस्कुलरिस लेयर में, और वो मस्कुलरिस लेयर इस खाने के जो मॉलिक्यूल, जो बोलस जिसको बोला जाता है, उसको एक साइड से दूसरी साइड में लेके जाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मसल सेल्स का बड़ा अच्छा रोल होता है। अब इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम सरोसा बोल देते हैं, ठीक है। और जो सबम्यूकोसा होती है इसके अंदर आपका सारा का सारा नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, इसके अंदर आपके ये सारी सप्लाई जो आपकी होती है उस सब म्यूकोसा में अवेलेबल होती है। म्यूकोसा का क्या काम हो गया, म्यूकोसा का काम हो गया भाई चीज़ों को भाई सिक्रीट करो अपना म्यूकस, और चीज़ों को एब्जॉर्ब करो, और एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएंगी भाई सब म्यूकोसा में। अब सब म्यूकोसा में क्या है, ब्लड वेसल, या राइट, समझे। तो अब यहाँ पर ब्लड में वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और खाने को इधर आगे पीछे मूव कराने के लिए इसके लिए मसल वाली लेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या बोलता है, अगर हम पिछले पेज पे जाकर के देखें तो बोल रहा है कि भाई द सब म्यूकोजल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। तो एक तो इसमें हो गया भाई नर्व है तो भाई पता कैसे चलेगा आपको गैस हो जाती है तो आपको पता कैसे चलता है दर्द पेट में। तो यहाँ पर नर्व्स हैं सब म्यूकोजा में, अगर वो डिस्टेंट होगी, अगर वो खींचेगी तो आपको दर्द का एहसास होगा। उसके बाद ब्लड, जो भी खाना एब्जॉर्ब हो रहा है ल्यूमेन से इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर, अब वो कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जा रहा है और वहाँ से पूरी बॉडी में जा रहा है, ओके। एंड द नेक्स्ट इज द लिम्फ वेसल।
अब लिम्फ क्या चीज़ होती है? लिम्फ होता है, आप कह दीजिए कि आप अपने ब्लड में से केवल और केवल इसको हटा दें, जो सेल्स होती हैं उनको हटा दें, आरबीसीज को हटा दें और डब्ल्यूबीसीज को रहने दें, तो वो आपका बन जाएगा लिम्फ। अब लिम्फ बनता कैसे है, उसका अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। देखिए, जब मान लीजिए कोई एक इस तरीके से ब्लड है, ये कैपिलरी है, और कैपिलरी जहाँ पर के एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका कैपिलरी। अब कैपिलरी जहाँ पर ब्लड का एक्सचेंज चल रहा होता है, अब वहाँ पर क्या हो सकता है, अब भाई इसके साथ साथ लिक्विड भी बाहर आ सकता है ना, और लिक्विड के साथ साथ कुछ डब्ल्यूबीसीज भी बाहर आ सकती हैं। अब ये जो अब यहाँ पर जो एक टिश्यू फ्लूइड बन गया, अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है उसको हम टिश्यू में तो नहीं रहने दे सकते। अगर वो टिश्यू में रहेगा तो वहाँ पर एडिमा कॉज करेगा और वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग से वेसल बना देते हैं हम। ये वेसल क्या करती है, जितना भी टिश्यू फ्लूइड निकला होता है कैपिलरी में से, उसको दोबारा से वापस लेती है और फिर एक बॉडी में कहीं एक जगह जाकर के उसको दोबारा से हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस से डाल देती है। तो इस सिस्टम को, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके। अब इसके बाद आता है आपका विलाई। विलाई और रुगे, जो फोल्ड्स होते हैं आपके स्टमक में, और जो इंटेस्टाइन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आपके फोल्ड होते हैं, विलाई होते हैं। विलाई और ये सब रुगे, इनको जो फोल्ड्स होते हैं, इनको ज़रूरत क्या है वहाँ होने की, वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा ईजिली एब्जॉर्प्शन हो पाएगा खाने का। तो यहाँ पर पढ़ के देखते हैं, द इनर मोस्ट लेयर इज द लाइनिंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोजा। म्यूकोजा से म्यूकस निकलेगा और बाकी ग्लैंड्स भी थोड़ा सा सिक्रेशन दे सकते हैं। द लेयर फॉर्म्स द इरेगुलर फोल्डिंग। ओके, द इरेगुलर फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, रुगे। एंड इन द स्टमक द स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स आर नोन एज द विलाई। सो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये विलाइज है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द सेल्स लाइनिंग विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। तो एक तो हो गया आपका विलाई, तो है ही है। अब विलाई के ऊपर भी आपका ये छोटी 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 फोल्डिंग्स होती हैं। इन छोटी फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। और विलाई, एक तो विलाई अपने आप में सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा हो, माइक्रो विलाई भी अगर विलाई के ऊपर मौजूद है तो आप समझ सकते हैं कि एरिया कितना ज़्यादा हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन कितना इजीली टेक प्लेस कर सकता है। द सेल लाइनिंग ऑफ द सेल लाइनिंग, द नेक्स्ट थिंग इज द सेल लाइनिंग द villi produces numerous microscopic projections called the microvilli। अभी भी देखा हमने। गिविंग द ब्रश ब्रॉडर अपीयरेंस, और जो कि ब्रश की तरह उसकी अपीयरेंस हो जाती है। दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया इनॉर्मसली। सो सर्फेस एरिया को इंक्रीज करने का काम कर रही है। villi is supplied with a network of capillaries and the large lymph वेसल एंड कॉल्ड द लैक्टियल डक्ट। सो राइट नाउ कि यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है कि क्या क्या है कि हर एक विलाई के अंदर, हर एक विलाई के नीचे की तरफ अगर आपको देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, आपको सब म्यूकोजा जो है वो एक्सटेंड करती हुई नज़र आएगी। उसके अंदर आपका ब्लड वाला हो गया, लैक्टियल हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पर पहले से मौजूद है। तो अभी हमने देखा था कि जिस तरीके से जब जहाँ पर फ्लूइड का एक्सचेंज होता है वहाँ पे थोड़ा सा पानी जो बाहर निकल सकता है, और यहाँ पर भी यही हो रहा है। आपका जो ब्लड जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। अब जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड बाहर भी स्पिल, ब्लड मतलब डब्ल्यूबीसीज होंगी उसमें, आरबीसीज नहीं होंगी, तो वो बाहर आ सकता है। अब उसको किस तरीके से समेटा जाए, तो उसके लिए हमारे पास होता है लैक्टियल डक्ट, और लैक्टियल डक्ट में क्या होता है, लिम्फ। Okay, so villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called the lacteal duct. Okay, mucosal epithelium has goblet cells. So goblet cell, देख क्वेश्चन आता है कई बार कि गॉबलेट सेल जो होता है, या म्यूकोजा जो होता है, या म्यूकस जो होता है, वो कौन सी सेल सिक्रीट करती है। तो जो गॉबलेट सेल्स हैं वो आपका क्या सिक्रीट करती हैं, म्यूकस। Okay, which secrete mucus and that helps into the lubrication. Mucosa also forms the gland into the stomach, gastric glands। अब म्यूकोजा मैंने बोला ना कि भाई या तो एक तो म्यूकस सिक्रीट कर सकते हैं, अब कुछ अलग टाइप के ग्लैंड्स भी अगर उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन म्यूकोजा के थ्रू ही होता है। ओके, अब ये ग्लैंड्स इनटू द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड क्रिप्ट्स मतलब कि गड्ढे बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाई इन द इंटेस्टाइन आर नोन एज द क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकोन। ओके, अब ये क्या चीज़ है, अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा इसको हम एनलार्ज करके देखेंगे तो हमें इस तरीके से दिखेगा, एक विलाई, दो विलाई, तीन विलाई। अब विलाई के बीच में गड्ढे आ जाएंगे, ये गड्ढा। तो ये गड्ढा क्या चीज़ है, ये गड्ढा जो है आपका सेल ग्लैंडुलर लाइनिंग है, और यहाँ से आपका सिक्रीशन ल्यूमेन में जा सकता है। और ये हो गया क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकेन।
ऑल द फोर लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इनटू देयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये अलग अलग जो ये नहीं है कि पूरी पूरी की पूरी माउथ से लेकर के एनस तक ये बिल्कुल सेम रहेगी। ये अपने हिसाब से अलग अलग थिकनेस, अलग अलग उसकी मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। ईसोफेगस में थोड़ी अलग दिखेगी आपका, लार्जर इंटेस्टाइन में उसके कंपेरेटिवली बहुत डिफरेंट दिखेगी। सो वो चीज़ भी आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा धीरे धीरे। अब इसके बाद आते हैं हम कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या कह रहे हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। सो सबसे पहले हम माउथ से स्टार्ट हुए थे। अब माउथ में आपका क्या था, सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स थे। अब सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में थे, तो चलिए पढ़ के देखते हैं इसको। द डाइजेस्टिव एसोसिएटेड with the alimentary canal included the salivary, liver and the pancreas. These are the main glands that you are supposed to study. ये मेन ग्लैंड है जो कि हमको पढ़ने। पहला हो गया salivary gland. So saliva is mainly produced by 3 pairs of salivary gland and that are parotid, जो कि चीक में प्रेजेंट होता है, submaxillary and submandibular, जो कि लोअर जॉ के बोन के पास में होते हैं, एंड द सबलिंगुअल, जो कि टंग के नीचे होता है। these glands situated just outside the buccal cavity and secrete saliva juices into the buccal cavity. ये बकल कैविटी के तो जरा सा बाहर से होते हैं और बकल कैविटी के अंदर जितने भी उनके जूसेस होते हैं उनको सिक्रेट करते हैं। और अगला ग्लैंड है हमारा लिवर ग्लैंड। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेट अबाउट 1 से 1.5 किलो तक का ये ग्लैंड अपने आप में हो सकता है। इट इज सिचुएटेड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में रखा हुआ होता है ये जस्ट बिलो द डायफ्राम। सो डायफ्राम के ठीक नीचे जो आपका ये होता है, इस तरीके से सिचुएटेड होता है। ये आपका अगर डायफ्राम है तो इधर की साइड आपका ये लिवर इस तरीके से सिचुएटेड रहता है। सो आगे बढ़ के देखते हैं। सो जस्ट बिलो द डायफ्राम इनटू द 2 लोब्स। और इसके 2 लोब्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने फिगर में बनाया था, हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर। सो इसके अंदर हेपेटिक जो लोब्यूल्स होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे एक यूनिट्स होती है, वो इसकी इकाई होती है। वो अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव सिक्रीशंस बनाने में अपना इसका मदद करती है। अब इसके बाद each lobule is covered with a thin connective tissue. That sheet is called the Glan's capsule. और जो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, अपने आप में जो एक लॉब्यूल होता है, वो पूरा का पूरा लॉब्यूल एक कवरिंग से कवर होता है और उस कवरिंग को ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। द बाइल इज सिक्रीटेड बाय द हेपेटिक सेल्स पासिस थ्रू द हेपेटिक डक्ट। अब जितना भी बाइल है वो सिक्रीट होता है। सिक्रीट होने के बाद आप उसको डायरेक्ट उसमें पेट में नहीं भेज सकते भाई। आप हर वक्त खाना थोड़ी खाते हैं, जब खाना खाते हैं तभी बाइल अगर सिक्रीट हो तो वो कितना अच्छा हो। तो इसके लिए लिवर जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के साथ आता है। तो उसको क्या करता है, यहाँ पे इसको एक पैक थैली सी बना ली है इसने। इस थैली को क्या बोलते हैं, इस थैली को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। अब इस गॉल ब्लैडर के अंदर वो सारा का सारा बाइल जो है उसको जमा करके रख लेता है और जैसे ही जब कोई भी खाना खाता है, इससे बाइल जो है ड्यूडेनम में ईजिली जा सकता है। तो देखें यहाँ पर इस बारे में क्या कहना चाहता है कि द हेपेटिक लोब्यूल्स आर ग्लिसन कैप्सूल, द बाइल सिक्रीटेड बाय द हेपेटिक सेल्स आर पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट। जो बाइल जो बनाता है वो हेपेटिक सेल बनाती है। हेपेटिक सेल्स का मतलब है कि लिवर का सेल। सो हेपेटोसाइट्स का मतलब है लिवर की सेल। तो हेपेटिक सेल्स पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट। तो हेपेटिक डक्ट जो है, जो नली है उसकी लिवर की, उसको हेपेटिक डक्ट बोलेंगे। एंड इज स्टोर्ड एंड get concentrated into the thin muscular sac that is known as the गॉल ब्लैडर। वो गॉल ब्लैडर के अंदर जाता है और वहाँ पे कंसनट्रेट भी होता है। और इसीलिए जब वो कंसनट्रेट हो रहा होता है, जब अगर वो ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाए तो वो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और लोगों को क्या हो जाता है, गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर का जो स्टोन बोलते हैं, पित्त की पथरी हिंदी में जिसको कहा जाता है। तो द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ से आपका लिवर की एक डक्ट आ रही है, एक पैनक्रियाज से डक्ट आ रही है, दोनों मिलकर के आपका वो ड्यूडेनम में खुलती हैं। Okay, the bile duct and the pancreatic duct open into the duodenum and this common duct is known as the hepatopancreatic duct. अभी मैंने बोला कि लिवर की और पैनक्रियाज की जो डक्ट हैं वो एक साथ आती हैं और उनको इसका नाम क्या दिया गया है, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड विद द स्फिंक्टर एंड दैट स्फिंक्टर इज नोन एज द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, सो एक तो ये साथ मिल के आ रही हैं और ये रेगुलेट भी हो रही हैं। और रेगुलेट किससे हो रहे हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से। द पैनक्रियास इज अ कंपाउंड
both exocrine and endocrine elongated organ situated between the limbs of the U-shaped duodenum. अब duodenum के जो U shape है उसके बीच में एक ग्लैंड है, और ये ग्लैंड की क्या खास बात है, ये ग्लैंड दोनों तरीके से काम करता है. ये तो एक तो एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी है. अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस क्या होता है? अब वो सिक्रीशंस, जैसे मान लीजिए आपका ये एक बंच ऑफ सेल्स हैं, ये बंच ऑफ सेल्स कुछ सिक्रीट कर सकते हैं. अगर इन लोगों ने सिक्रीट करने के लिए अपनी एक अपनी पर्सनल एक नली बना रखी है, एक डक्ट बना रखी है, तो इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन. तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिवर ने भी अपनी एक नली बना रखी है, पैनक्रियाज ने भी अपनी एक नली बना रखी है. तो ये पैनक्रियाज क्या हो गया? पैनक्रियाज हो गया एक्सोक्राइन. बट इसके अंदर थोड़े थोड़े लॉब्यूल्स अलग भी होते हैं, उसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करते हैं? ये अलग टाइप का प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं, जैसे कि इंसुलिन. अब इंसुलिन को ये क्या करेगा? बस ऐसे ही सिक्रीट कर देगा, और सिक्रीट करने के बाद ब्लड वेसल उसको अपने आप उठा लेगी, और ब्लड वेसल के थ्रू वो पूरी बॉडी में ट्रेवल कर सकता है. तो एक्सोक्राइन तो हो गया कि डक्ट, विद डक्ट, और एंडोक्राइन क्या हो गया? विदाउट डक्ट. ओके, सो इसके बाद देखते हैं हम द पैनक्रियाज इज द कंपाउंड. ओके, ये हम कर चुके हैं. द एक्सोक्राइनिक पोर्शन सिक्रीज द एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस कंटेन द एंजाइम. सो हम अभी देखिए कि एक्सोक्राइन वाला जो पोर्शन है उसका अपना डक्ट है, और वो क्या सिक्रीट करेगा? सारे के सारे एंजाइम. अब पैनक्रियाज को बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि जो पैनक्रियाज है वो लगभग सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर सकता है. इसके अंदर होता है पैनक्रियाटिक अमेलिस. पैनक्रियाटिक एमिलेज, पैनक्रियाटिक एमिलेज क्या करेगा? ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर देगा. हमें से कि ग्लूकोज बना देगा, किससे? शुगर से, कॉम्प्लेक्स शुगर से. इसके बाद क्या होता है? लाइपेजेस होता है. लाइपेजेस इसको फैट को डाइजेस्ट करने का काम आ जाएगा. इसके पास क्या होता है? प्रोटीएज होता है. तो बेसिकली इसके पास सारे के सारे हथियार मौजूद हैं. कोई भी आपका बायोमोलिक्यूल आ जाए वो उसके साथ हैंडल कर सकता है उसको. एंड एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट हार्मोन. ओके, ये एंडोक्राइन वाला पोर्शन जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि डक्टलेस होता है. एंड ये जो हार्मोन है वो क्या क्या है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन. डाइजेशन ऑफ द फूड, इसके अंदर हम इस बात को देखेंगे कि भाई बोल रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय द मैकेनिकल एंड द केमिकल डाइजेशन. सो सबसे पहले तो हो गया आपका ये मैकेनिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन में आपका क्या आ जाएगा? मैकेनिकल डाइजेशन में आ जाएगा मैस्टिकेशन, जो आप मुंह में आपको चबा चबा के बोलते हैं कि खाने को कम से कम कोई बोलता है 26 बार, कोई बोलता है 42 बार, वो चबा के खाना चाहिए. वो जितना ज़्यादा आप उसको चबाएंगे उतना कम आपका जो स्ट्रेस है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ेगा. तो जितना खाना चबा के खाएंगे उतना बेनिफिशियल होता है. नेक्स्ट एंड द केमिकल प्रोसेस. केमिकल प्रोसेस जैसे ही आपके स्टमक वगैरह में जाएगा, वो एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट होते हैं, उसमें काम करेंगे, उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित करेंगे, उसको केमिकल डाइजेशन में वहाँ पर उसको यूज़ कर लिया जाता है. ओके, उसके बाद बोल रहे हैं कि द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस. अब उसमें क्या क्या होता है कि मैस्टिकेशन ऑफ द फूड एंड द फैसिलिटेशन ऑफ द swallowing, कि एक तो खाने को चबाने का, मुंह में जितना हो सकता है उसको चबाने में मदद करता है, उसको मैस्टिकेशन ऑफ द फूड बोलते हैं. और दूसरा उसका बोलस बनाएगा. ओके, बोलस हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. उसके गोल गोल पैकेट्स बनाते हैं जिसको एक बार इसोफेगस में डालते हैं, और फिर वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से थ्रू आउट द इंटेस्टाइन वो कैरी डाउन करता जाता है. द टीथ एंड द टंग विल हेल्प सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्सिंग अप फूड थोरोली. सलाइवा उसमें, और सलाइवा में हमारा एक सलाइवरी एमिलेज भी होता है, उसको डाइजेशन में मदद करता है. तो सलाइवा के अंदर आ गया हमारा सलाइवरी एमिलेज. वो क्या करेगा? वो हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, पूरी तरह से तो नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन उसको लार्जर चंक्स में उसको तोड़ने की कोशिश करता है, कार्बोहाइड्रेट्स. और इस यही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मुंह में आप अगर उसको ज़्यादा रखेंगे तो वो मुंह में ही डाइजेशन प्रोसेस को इतना अच्छे से स्टार्ट कर पाएगा. कार्बोहाइड्रेट तो लाइक जैसे कि इसको ओलिगोसेकेराइड्स में तोड़ने की कोशिश करता है, ओलिगोसेकेराइड्स.
ओके, आगे देखते हैं। आगे वो कह रहा है कि द म्यूकस एंड द सलाइवा हेल्प्स टू लिब्रिकेट एंड द एडहेरेंस ऑफ द मैस्टिकेशन फूड पार्टिकल इनटू अ बोलस, वो बोलस बना देगा उसका। द बोलस इनटू इज देन कन्वेड ऑन टू द फेरिंग्स, अब उसको फेरिंग्स में बना भेजा जाता है, एंड देन इनटू द ईसोफेगस बाय द swallowing or the deglutation. Okay. The bolus is further passed down through the esophagus by the successive waves. Okay, ये important है कि the bolus is further passed down through the esophagus by the successive waves. और वो successive waves की क्या बात हो रही है, वही है peristaltic movement of the muscular contraction. muscular contraction कहाँ से आएगा? muscular contraction आएगा जो हमने पढ़ा है कि भाई सरोसा, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और मस्कुलरिस इंटरना, तो वो मसल्स जो लेयर है वो उसको मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और दिस इज कॉल्ड द पेरिस्टालसिस। ओके, the gastroesophageal sphincter control the passage of the food into the stomach. अब वहाँ से जो पैसेज है जहाँ पर कि आपका ये स्टमक था और ये जो कार्डियक था, तो यहाँ से आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर था वो हेल्प करता है फूड को स्टमक तक आने के लिए। ओके, The saliva secreted into oral cavity is made up of different ions. उसके अंदर अलग अलग ये सारे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, डिफरेंट तरह के आयंस होते हैं, और एंड एंजाइम्स, और कौन से एंजाइम होते हैं? सलाइवरी एमिलेज एंड द लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब लाइसोजाइम क्या करेगा? लाइसोजाइम क्या करता है कि आपका जो सेल वॉल है, आपका बैक्टीरिया है, जैसे आपका खाना खा रहे हैं, खाने में कोई बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया में होता है एक जो खास चीज़ होती है वो सेल वॉल पे अटैक करता है। अगर वो सेल वॉल पे अटैक करेगा तो सेल वॉल हट जाएगी। अगर सेल वॉल हट गई है तो अंदर पहले से ही बहुत पानी, वो आयंस मौजूद हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो अंदर की जो कंसंट्रेशन होती है, इस कंसंट्रेशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक। अगर अंदर की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक है, बाहर की हाइपोटोनिक है, क्योंकि बाहर तो पीएच जो है न्यूट्रल है, हमारा टेस्ट, हमारा जो माउथ में जो सेक्रेशन होता है वो बहुत न्यूट्रल होता है, तो पानी क्या है कि इसके अंदर की तरफ जाना शुरू कर देगा और ये बस्ट ओपन हो जाएगी और सेल मर जाएगी। तो इस तरीके से लाइसोजाइम जो है वो एक तरीके से आपका हेल्प करता है, आपको एंटी बैक्टीरियल की तरह काम कर रहा है आपके फूड पार्टिकल्स में। Okay, lysozyme important. The chemical process of the digestion is initiated into the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase. तो ये इसमें बोल रहे हैं कि जो आपका उसके अंदर, मुंह के अंदर ही ये डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और उसके अंदर क्या हो रहा है कि हाइड्रोलिटिक प्रोसेस से पानी की मदद से आपका वो क्लीवेज किया जा रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ओके, अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज बीइंग हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय द एंजाइम and the optimum pH is 6.8. So somewhere around जो optimum pH है वो 6.8 है, somewhere around neutral pH पे ही हम इसको कह सकते हैं, और वो उसको कन्वर्ट कर देता है। जो स्टार्च है, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होता है लंबे लंबे ग्लूकोज की जो यूनिट होती है, जो प्लांट जो स्टोर करके रखता है ग्लूकोज को प्लांट किस तरीके से स्टोर करके रखता है? स्टार्च की फॉर्म में। सो ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हो गया ग्लूकोज, और ये पूरा का पूरा चेन हो गई स्टार्च। ओके, स्टार्च को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सलाइवरी एमिलेज से लेके माल्टोज में। माल्टोज क्या होता है? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक साथ आए तो उसको माल्टोज बोलते हैं। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता बट पूरी कोशिश करता है। नेक्स्ट इज द म्यूकोजा ऑफ द स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब खाना कहाँ चुका है? अब खाना पेट में आ चुका है, और हम पेट में देख चुके हैं कि जो पेट के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो अपना सिक्रेशन शुरू करेंगे। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ मेजर सेल्स। अब कौन कौन से टाइप के सेल्स मिलते हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में? नंबर 1 म्यूकस नेक सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस। सबसे पहले तो म्यूकस, क्योंकि भाई पेट के एसिड सिक्रीट होता है पेट में सबसे ज़्यादा, ये तो एटलीस्ट सब लोगों को पता ही है। अब एसिड सिक्रीट होता है तो भाई आपके सेल की खुद की बॉडी भी तो सेल की बनी है, वो भी तो डाइजेस्ट हो सकती है। अब उसको बचाने के लिए आपको बहुत हद तक और बहुत हाई अमाउंट में म्यूकस सिक्रीट करना पड़ता है, इसलिए म्यूकस नेक सेल हमारे जो पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है, जो म्यूकस को सिक्रीट करेगा। दूसरा है कि पैप्टिक ऑफ द चीफ सेल। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है अलग अलग तरीके से, बोर्ड में भी 1 नंबर के क्वेश्चन में, आपके नीट एग्जाम्स में भी, कि पेप्टिक और द चीफ सेल्स विच सिक्रीट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। सो प्रो एंजाइम, पहली बात यहाँ पे 2 अलग अलग टर्म्स हैं, उनको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो प्रो एंजाइम। अब प्रो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम की प्रिमिटिव फॉर्म को वो हम बोलेंगे प्रो फॉर्म, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से एंजाइम नहीं बना है। तो जैसे पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन। अब पेप्सिनोजन जिस भी
एंजाइम के आगे ओजन लगता है वो अभी प्रो फॉर्म में, वो अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। तो कोई भी केमिकल एक्स आएगा उसको कन्वर्ट करेगा पेप्सिन से लेकर के पेप्सिनोजन से इसको कन्वर्ट करेगा पेप्सिन के अंदर, और ये जो चीज़ जो इसको कन्वर्ट करेगी दैट थिंग इज़ HCl। तो ऑब्वियसली जो थर्ड थिंग होगी वो HCl सिक्रीशन करने वाली कोई चीज़ होनी चाहिए। तो देखते हैं ओके, नेक्स्ट है कि पेराइटल सेल और द ऑक्जेंटिक सेल, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई HCl कौन सी सेल सिक्रीट करती हैं। तो पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स जो है HCl को सिक्रीट करेंगी विच एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स को सिक्रीट करेंगी। फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ओके, हमारी बॉडी में ना क्या होता है कि कुछ चीज़ हम बना लेते हैं, कुछ चीज़ हम नहीं बना पाते हैं। जैसे कि विटामिन B12 जो है हमारी बॉडी नहीं बना सकती है। तो जो बैक्टीरिया हैं हमारे गट के अंदर, जो बैक्टीरिया जीते हैं हमारे साथ, वो हमको कुछ देते हैं, हम उन्हें रहने के लिए जगह देते हैं, उनको खाना देते हैं ताकि वो जी सकें, और वो हमें बदले में क्या देते हैं, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स देते हैं इस तरीके के, विटामिन B12 वगैरह। ओके, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन जो कराते हैं उनको इंट्रिंसिक फैक्टर्स बोला जाता है, और वो स्टमक प्रोड्यूस करता है। अब विटामिन B12 सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या होगा, दही। आपको दूध में विटामिन B12 नहीं मिलेगा, दही में विटामिन B12 होता है, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस जो है मिल्क को जब कन्वर्ट करते हैं दही के अंदर, तो उसके साथ साथ विटामिन B12 भी उसके अंदर डाल देते हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ईजिली हो सकता है। तो तीन चीज़ें देखी हमने। नंबर 1 भाई म्यूकस के सेल को बचाने के लिए, दूसरा प्रो फॉर्म में एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एंजाइम जब HCl कन्वर्ट करेगा पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर, तभी वो पेप्सिन काम कर पाएगा किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर, 4 से 5 साल। इसलिए आप देखते हैं कि आपको हर 4-5 घंटे के बाद आपको दोबारा से भूख लग जाती है। द स्टमक stores the food of 4 to 5 hours. The food mixes thoroughly with the acidic gastric juices in the stomach by the churning movement of its muscular wall is called as the chyme. काइम जब उसको स्लिक स्लरी एक बन जाती है, वो सब चीज़ों को बुरी तरह से मिक्स कर दिया जाता है HCl के अंदर, एक डाइजेशन प्रोसेस जब चल रहा होता है, उस टाइम पर जो स्टमक के अंदर जितना भी सामान माल पानी पड़ा होता है उसको काइम बोलते हैं। ओके, और द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन द एक्सपोजर ऑफ हाइड्रोलिटिक एसिड। जब प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन किसकी नज़र में आता है कि हाइड्रोलिटिक एसिड, मतलब कि HCl के साथ जब वो मिलता है, गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम विच इज़ नोन एज द पेप्सिन। सो ये सेम चीज़ की पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कन्वर्ट हो गया तो द प्रोटीलिटिक एंजाइम इन द स्टमक पेप्सिन कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस एंड द पेप्टोन्स और द पेप्टाइड्स। तो जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं उसको क्या करेगा, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, मतलब छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं उसको वो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही वो कन्वर्ट होंगे वेयर इज इट, okay, the mucus and the bicarbonates present in the gastric juice play an important role into the lubrication and the protection of the mucosal epithelium from excoriation. ओके, एंड द हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोलिटिक एसिड। सिंपल सी बात है भाई, म्यूकस जो और बाइकार्बोनेट आयन जो म्यूकोजल एपिथेलियम म्यूकोजल ओके म्यूकस ऑल द थिंग्स आर सेम, जो प्रेजेंट हो रहा है वो उसको किस में मदद कर रहा है, वो उसको जलने से, इंजरी होने से उसकी मदद कर रहा है। HCl का pH ही 1.8 है, वो उसको जला करके ख़त्म करके रख देगा। ऑप्टिमल फॉर द पेप्सिन। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं, किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक pH की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि हमने मुंह में देखा था कि जो सेलाइवरी एमिलेज था उसको काम करने के लिए जो ऑप्टिमम pH था दैट वाज समवेयर अराउंड 6.8 था। अभी यहाँ पर हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि पेप्सिन को काम करने के लिए जो pH है बहुत कम है, 1.8 है, तो ये और अच्छे से काम कर पाएगा HCl की प्रेजेंस में। अब इसके अलावा है कि रेनिन इज़ द प्रोटीलिटिक एंजाइम। अब पेप्सिन के अलावा और कौन कौन से एंजाइम्स जो है पेट में मिल सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल ये बता रहा है रेनिन का। रेनिन क्या होता है कि रेनिन इज़ द प्रोटीलिटिक एंजाइम, where is it? Renin is the proteolytic enzyme found into the gastric juices of their infant. छोटे बच्चों के पेट में मिलता है which helps into the digestion of the milk protein. ये बहुत बेहतरीन तरीके से मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जैसे जैसे बंदा बड़ा होता जाता है रेनिन का अमाउंट जो सिक्रेशन है वो कम होता चला जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर ऑल्सो बीइंग सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। सो रेनिन तो आ गया हमारा इस चीज़ के अंदर कि भाई रेनिन यूज़ होगा मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट करने के लिए। सो मिल्क प्रोटीन जो होगा डाइजेस्ट होगा अपने पेप्टाइड्स पेप्टोन्स में,
तो वो रेनिन की वजह से होगा। और ये किसमें मिलता है? केवल इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में मिलता है। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में लाइपेसिस भी होते हैं। लाइपेसिस में क्या करेगा कि लाइपेसिस कन्वर्ट किसको करेंगे भाई? फैट को उसके बेसिक मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की कोशिश करेंगे वो लोग। फैट को उसके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल कोशिश करेंगे। ज़्यादा नहीं होता है उसका। मेन लाइपेसिस तो आपका आगे जाकर सिक्रीट होगा, अभी नहीं सिक्रीट होगा। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या दिया हुआ है। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर। ओके, सो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई वो बोल रहे हैं कि मस्कुलर लेयर जो थी, हमने जो अलग अलग कंसेंट्रिक रिंग्स में जो देखा था, वो जो मस्कुलर लेयर है वो एक तरीके का मूवमेंट स्टार्ट करती है। उस मूवमेंट को these movement help the throughout mixing of the food into the various and the various secretion into the intestine and thereby facilitating the digestion. तो अगर चीज़ें मिलेंगी अच्छे से तो इट्स जस्ट लाइक अ मिक्स ही ना। अगर आप उसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो वो बहुत अच्छे से डाइजेशन टेक्स प्लेस होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अंदर भी मिक्स होता रहे, एक लाइन में फ्लो ना चलता रहे कि भाई कि इधर से चीज़ें मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। Okay, next thing, the bile, pancreatic juice, the bile, the pancreatic juice and the intestinal juices are the secretions released into the small intestine. Pancreatic juice, ये अलग अलग juices अभी secrete होंगे। bile, pancreatic juice, intestinal juice कहाँ पर आकर के small intestine में जाकर के secrete होगा। pancreatic juice and the bile are released through the hepatopancreatic duct। हमने देखा था कि भाई जो pancreas है, कहाँ गया देखते हैं। हाँ, तो ये जो पैनक्रियाज का जो आ रहा है, गॉल ब्लैडर वाली जो डक्ट आ रही है और इधर से पैनक्रियाज की जो डक्ट आ रही है, ये दोनों एक साथ पहले मिलते हैं इसको और फिर बोलते हैं इसको हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और वो किस में खुलती है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में। यू शेप जो एक ट्यूब है इसको बोलते हैं, मतलब पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम है ड्यूडेनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन। ओके, यहाँ पर हम आगे बात करना शुरू करेंगे कि द पैनक्रियाटिक जूसेस के बारे में। क्या पैनक्रियाज से जो जूसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या क्या है? द पैनक्रियाटिक जूसेस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। सेम जैसे हमने स्टार्ट किया था, पेप्सिनोजन भी क्या था? एक प्रो एंजाइम था, एक इनएक्टिव एंजाइम था। उसको भी कन्वर्ट किया गया था पहले एक्टिव एंजाइम में, तब उसने काम किया प्रोटीन पे और प्रोटीन को कन्वर्ट किया पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। अब जो नई दोबारा से कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो सिक्रीट किए जाते हैं पैनक्रियाज के द्वारा, वो क्या क्या होते हैं? तो द पैनक्रियाटिक जूसेस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स। ट्रिप्सिनोजन, भाई ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं वो। ट्रिप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो या तो जो भी प्रो फॉर्म में होगा या तो उसके आगे लगा होगा ओजिन या उसके पहले लगा होगा प्रो। तो उसका क्या मायने है? उसके मायने है कि वो अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं आया है, उसको अभी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की अभी ज़रूरत है। इसके ये तो हो गए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। इसके अलावा क्या क्या पैनक्रियाज सीक्रेट कर सकता है? पैनक्रियाटिक एमिलेज, जो कि सेम एमिलेज जो एक हमारा सैलाइवरी एमिलेज था, वो 6.8 pH पे काम करता था, बहुत अच्छे से शुगर को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर भी इस शुगर को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, बट इसका जो एक्टिव जो pH होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके, इसके अलावा लाइपेजेस एंड न्यूक्लियसेस। लाइपेजेस किसको कन्वर्ट करेंगे भाई? फैट को। लाइपेज एज जहाँ पर आ गया और उसके पहले जो भी टर्म लगी हुई है वो उसको कन्वर्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं ऐसी। अब लाइपेजेस यहाँ पर हम पहले देख चुके हैं वो किस तरीके से उसको फैट और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट थिंग है वो न्यूक्लियस आ गई। तो न्यूक्लियस अगेन एज है किसको? न्यूक्लिक एसिड के लिए। तो किसको कन्वर्ट कर रहा होगा? वो न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर रहा होगा। सो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करके उसके बेसिक कंपाउंड्स में, और न्यूक्लिक एसिड को आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स में, और उसको फर्दर डाउन उसको और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जो कि आप आगे जाकर के एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब देखते हैं वो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज। ठीक है, तो यहाँ पर पेप्सिनोजन को एक्टिवेट किया HCl ने, और यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट कर रहा है? एंटेरोकाइनेज। और एंटेरोकाइनेज क्या कर रहा है कि ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा, किस में बदल देगा? ट्रिप्सिन में। ओजन हट जाएगा। पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हुआ था? पेप्सिन में। और ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हुआ था? ट्रिप्सिन में। तो इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। आगे देखते हैं किस में कन्वर्ट हो रहा है? ट्रिप्सिन में, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स इन द पैनक्रियाटिक जूस। अब ट्रिप्सिन का क्या काम होगा? ट्रिप्सिन और जो अलग अलग इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम्स प्रेजेंट थे जो कि पैनक्रियाज निकाल रहा था, उसको कन्वर्ट करने में काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रिप्सिन है
वो ट्रिप्सिन प्रोटीन को और कार्बोक्सीपेप्टिडेज और काइमोट्रिप्सिन के साथ मिलके वो क्या कर रहा है, इसको प्रोटीन्स को दोबारा से डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहा है। जिस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट थे वो डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो रहे थे, यहाँ पर प्रोटीन भी डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेनिंग द बाइल पिगमेंट। अब बाइल तो रिलीज करता है अपना लिवर। अब लिवर से गॉल ब्लैडर के थ्रू क्या आ रहा है, बाइल आ रहा है और ड्यूडेनम में जा रहा है। अब बाइल क्या 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 चीज़ें कंटेन करता है, तो बाइल कंटेन करता है बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये इसको बोलते हैं बाइल सॉल्ट। अब बाइल सॉल्ट का क्या काम है, अब बाइल सॉल्ट का काम है कि बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम, तो ये सिक्रीशंस हैं। सो बाइल सॉल्ट निकालता है लिवर, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है एंड फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम्स, कोई एंजाइम नहीं निकाल रहा है। ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई ये ग्लैंड है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ग्लैंड है जो कि एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है, तो बड़ा ही लगेगा अटपटा क्वेश्चन सोचने में, बट है लिवर कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं कर रहा है, बट सिक्रीशन ऐसे करता है वो जो कि डाइजेशन में हेल्प करे। अब कौन सी किस तरीके की हेल्प ये कर सकता है, तो ये हेल्प करता है इस तरीके से कि भाई आप मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि बड़ा लिपिड मॉलिक्यूल है, तो ये लिपिड क्या करेगा, ड्रॉपलेट बना लेगा बड़ी सी आपके स्टमक के अंदर। क्यों, क्योंकि भाई बाकी तो भाई पानी है, एक्वस एनवायरनमेंट है, पानी पानी पानी, और पानी के अंदर आपने जो फैट मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो जिस तरीके से पानी की एक गिलास में अगर आप थोड़ा सा पानी डालें, वो फैट की या घी या ऑयल डालें, तो वो एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर रह जाता है। अब वो एक जगह इकट्ठा होकर रह जाता है, तो अब इसके ऊपर एंजाइम्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, एंजाइम्स इसके सामने छोटे छोटे हो गए। अब बाइल सॉल्ट आके क्या करेगा, इस बड़ी से जो फैट का एक गोला सा बन गया, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में। अब ये जो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसके ऊपर एंजाइम आके बड़े अच्छे से इजीली काम कर सकता है, इसको काट सकता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इस बड़ी सी ड्रॉपलेट को इस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, अब इमल्सिफिकेशन किसकी वजह से हो रहा है, बाइल सॉल्ट की वजह से हो रहा है। अब बाइल सॉल्ट किसको कन्वर्ट कर रहा है, बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस बड़ा इजी हो जा रहा है। तो खुद तो लिवर डाइजेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहा, बट इट हेल्प्स कि वो हेल्प करता है कि इमल्सीफाई करके फैट को, कि ताकि उसको डाइजेस्ट किया जा सके ईजिली। आगे बढ़ते हैं। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके, सो दिस इज राइट हियर, इट इज़ ऑलरेडी बीन रिटन कि बाइल सॉल्ट जो होता है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प कर रहा है, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल माइसेल्स। तो ये जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कन्वर्ट करने को बोलते हैं, वो जो माइसेल्स में आ रहा है वो माइसेल्स। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट द लाइपेजेस। ओके, सो लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करता है, तो लाइपेजेस को एक्टिवेट करेगा तो तुरंत वो लाइपेजेस काम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट थिंग, गॉबलेट सेल के बारे में बताना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि आपका जो बॉडी है वो सिक्रीट करता है म्यूकस। म्यूकस कौन सा सेल स्पेसिफिकली सिक्रीट करता है, भाई लेयर तो पता चल गया म्यूकोजा, बट म्यूकोजा के अंदर कौन सा पर्टिकुलर सेल है जो म्यूकस को सिक्रीट करता है, दैट इज गॉबलेट सेल। तो अब पढ़ के देखते हैं। द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल विच सिक्रीट्स म्यूकस। ओके, सो म्यूकस कौन सिक्रीट करता है, गॉबलेट सेल। The secretion of the brush border cells of the mucosa along with the secretion of the goblet cells constitute the intestinal juices or the sulcus entericus। तो आपके जो intestinal juices होते हैं, जिसके अंदर जो सारे जितने भी ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी juices आप तक आए हैं, उनको एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है, sulcus entericus। ओके, तो या तो उसको इंटेस्टाइनल जूसेस बोल दो या उसको क्या बोलते हैं, सल्कस एंटेरिकस। दिस जूस contains a variety of enzyme like disaccharide example। अब juices में क्या क्या हो गया कि the juices are a variety of enzymes like disaccharidases। अब माल्टेज, अब कोई भी चीज़ को तोड़ने के लिए आपको एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। अब उस एंजाइम को जो भी चीज़ तोड़ रही होगी ना, उसके नाम के आगे एज लगा दो। तो आपको जैसे आपको तोड़ना है, मान लो कि पेप्टाइड को तोड़ना है, पेप्टाइड को तोड़ने वाला एंजाइम क्या हो जाएगा, पेप्टिडेज, इजंट इट, पेप्टिडेज। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला हो जाएगा न्यूक्लियेज। इसके अलावा अमाइलोज को तोड़ने वाला, एमिलोज को तोड़ने वाला एमिलेज। ठीक है, अब इसके अलावा आपको मान लो कि डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड में क्या आ गया, माल्टोज। माल्टोज को तोड़ने वाला क्या हो जाएगा, माल्टेज। अब माल्टेज क्या है, डाइसेक्राइड है ना, तो इसका नाम क्या बोल सकते हैं, डाइसेक्राइडेज।
राइट। तो इस तरीके से इसको नाम दिया गया है कि इसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स भी होते हैं, जो इसको हम डाइपेप्टिडेज डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो जो एंजाइम्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। और लिव और सिंपल सा ना कि एक गोल्डन रूल याद रख लो कि जो पैनक्रियाज होता है वो सब कुछ सिक्रीट करता है। इट्स अ सेल्फ सफिशिएंट एंजाइम। अगर आपका कहीं से कोई और ग्लैंड काम करना बंद कर दे तब भी आप डाइजेशन कर लोगे। क्यों? क्योंकि जो पैनक्रियाज होता है वो आपका प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने कर देगा, आपका लिपिड को भी डाइजेस्ट करने के लिए निकाल देगा एंजाइम, आपको कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करने के लिए एमिनेज निकाल देगा। तो वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो इसलिए आप यहाँ पर सारे के सारे देख रहे हो। आप ऐसे डिफ्रेंशिएट मत करना कि ये पैनक्रियाज से क्या निकलता है क्या नहीं, सब कुछ निकलता है पैनक्रियाज से। Like disaccharides, dipeptides, lipases, nucleosides, etc., etc. The mucus, along with the bicarbonate formed into the pancreas, protects the intestinal mucosa from the acid as well as provide the alkaline medium pH 7.8 for the enzymatic activities. अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो आपका पैनक्रियाज है, जो सिक्रीशन हो रहा है पैनक्रियाज से, वो क्या क्या चीज़ें हेल्प कर रहा है। नंबर 1 तो भैया वो निकालता है बाइकार्बोनेट आयन। अब बाइकार्बोनेट आयन निकालने से क्या होगा कि जो ऊपर से जो स्टमक से जो एसिड आ रहा था वो बाइकार्बोनेट आयंस के साथ मिलके उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, और उसको तो और थोड़ा सा बाइकार्बोनेट एक्स्ट्रा ही रहेगा, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो इंटेस्टाइन का कैसा हो जाएगा, हल्का सा एल्कलाइन हो जाएगा। अब एल्कलाइन होने की वजह से क्या ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं भाई, एंजाइम्स हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। अब हमने स्टार्ट की थी किससे, हमने स्टार्ट की थी कि जो माउथ में एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो काम कर रहे थे लगभग 6.8 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 7 पीएच पे काम कर रहे थे। तो वहाँ पर वो बड़े अच्छे से काम कर रहे थे। स्टमक में आए तो हमने देखा कि जो पीएच था वो 1.82 के करीब था, वहाँ पर वो अच्छे से काम कर रहा था। अब हम इसके बाद आए इंटेस्टाइन में, वहाँ पर पीएच हो गया स्लाइटली एल्कलाइन 7.8, बहुत स्लाइटली एल्कलाइन। और यहाँ पर जो भी इसके रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर अपना अच्छे से काम करके दिखाएंगे। तो पीएच डिपेंडेंट होते हैं जितने भी एंजाइम्स होते हैं, और जहाँ पर वो सिक्रीट कर रहे हैं इसीलिए वो वहाँ पर कोई भी जो एंजाइम है वो वहाँ पर अगर सिक्रीट हो रहा है तो वो ईजिली उसको डाइजेस्ट भी कर देगा। नेक्स्ट थिंग इज़ द ब्रूनर्स ग्लैंड, एल्कलाइन मीडियम। ओके, सब म्यूकोजल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन दिस। के सब म्यूकोजा में एक और ग्लैंड होता है जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, वही इन सब कामों में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अब ये जितना भी हमने अभी तक पढ़ा ऊपर, यहाँ पर उसको इसकी फॉर्म से रिएक्शन की फॉर्म में बना के दे दिया गया है। अब जो प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेज जितने भी होते थे वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जो डिफरेंट एंजाइम्स थे, कहाँ से सेक्रेट होते थे, सारे के सारे पैनक्रियाज से। ओके, कहाँ से सेक्रेट होते थे, पैनक्रियाज। अब इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, डाइपेप्टाइड में। डाइपेप्टाइड क्या होता है, एक ये प्रोटीन, ये डाइपेप्टाइड हो गया। ओके, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, एमिलेज से। और ये कौन सा वाला एमिलेज है, ये है आपका पैनक्रियाटिक एमिलेज। पैनक्रियाटिक एमिलेज जो कि कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च को अगेन दोबारा डाइसैकेराइड के अंदर। फैट्स को लाइपेजेस की मदद से डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड क्या है कि भाई आपका मैंने आपको जब बता रहा था, मैंने बोला था आपको कि वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ये इसकी फाइनल फॉर्म है। मतलब इसके मोनोसेक्राइड के बाद भी जा करके ये चीज़ें मिलती हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब मोनोग्लिसराइड का क्या मतलब है, अब ग्लिसरॉल के साथ, ये अगर ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड चेन लगी रहेगी तो ये मोनोग्लिसराइड, दूसरी चेन लगी रहेगी तो ये डाइग्लिसराइड, तीसरी चेन लगी रहेगी तो ये ट्राइग्लिसराइड। तो वो उसी का एक और सिंपलर वर्जन है मोनोग्लिसराइड का ही। ओके, अब न्यूक्लियस, अब हमने बात की थी कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियस की मदद से न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट किया जा सकेगा, और न्यूक्लियोसाइड की जो सिंपलर फॉर्म होती है वो न्यूक्लियोटाइड साइड होती है। अब इसके अंदर तो हो गए आपके, और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड में आप उसको कन्वर्ट करते हैं, और इससे भी आपको आगे जा करके और भी सिंपलर कंपाउंड्स में अगर उसको तोड़ सकते हैं जो कि आराम से जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। द एंजाइम इनटू द सल्कस एंड इन द सल्कस एंटेरिकस, तो जो इंटेस्टाइनल जूसेस की बात कर रहा है सल्कस एंटेरिकस, एक्ट्स ऑन टू द एंड प्रोडक्ट ऑफ द above reaction to form a respective simpler absorbable form। तो जो जितने भी, ये तो हो गया पैनक्रियाज वाले, है ना, ये सारा पैनक्रियाज से सिक्रेशन हो रहा था। बोल रहे हैं कि जितने भी इंटेस्टाइनल वाले हैं वो इसको भी और सिंपलर फॉर्म में तोड़ते चले जाएंगे और वो चीज़ जा करके इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। दीज फाइनल स्टेप्स ऑफ डाइजेशन अकर वेरी
क्लोज टू द म्यूकोजल एपिथेलियल और द ऑफ द इंटेस्टाइन। तो म्यूकोज ऑब्वियसली सबसे ल्यूमेन के सबसे पास वाली जो कवरिंग है वो म्यूकोजा है, तो म्यूकोजा के पास ही हो रहा होगा। ओके, सो ये हैं सल्कस एंटेरिकस की रिएक्शंस, इंटेस्टाइन्स की रिएक्शन, जहाँ पर उसको अल्टीमेटली सबसे छोटे छोटे चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया गया है जो कि ईजिली एब्जॉर्बेबल भी है। अब जो डाईपेप्टाइड्स थे वो डाईपेप्टिडेजिस की वजह से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गए। अब इसके अलावा जो माल्टोज थे वो माल्टेज की वजह से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो माल्टेज हम अभी ऊपर देख चुके हैं कि माल्टोज होता है क्या, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब लैक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो और लैक्टोज मिल्क शुगर को क्या बोलते हैं, लैक्टोज। तो ये लैक्टेज इस पे काम करेगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब इसके बाद हम बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज अगेन सुक्रेज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना कि माल्टोज किसका बना होता है, लैक्टोज किसका बना होता है, सुक्रोज किसका बना होता है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। न्यूक्लियोटाइड को पे काम करेगा न्यूक्लियोटाइडेज, और न्यूक्लियस उसको कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोसाइड में। अगेन न्यूक्लियोसाइड हमने बात की थी ना, उसको छोटी छोटी चीज़ों में चेंज करेगा। वो क्या चीज़ें थी, वो थी शुगर था और बेस था। अब शुगर और बेस क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, और वो जा करके इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है। डाई और मोनोग्लिसराइड, ये भी हम अब देख चुके हैं, लाइपेसिस जब उस पर एक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ये भी हम अभी देख चुके हैं। Okay, the breakdown of the biomolecules mentioned above occur into the duodenum region of the small intestine। ये सारा का सारा small intestine में चल रहा है क्योंकि intestinal की बात हो रही है। The simple substances that are formed are absorbed into the jejunum। तो jejunum, और अब यहाँ तक तो हो गया डाइजेशन। अब इसके आगे जो जितनी भी चीज़ें बचेंगी वो jejunum, इलियम और जितने भी लार्ज इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्प्शन में अपना सारा रोल प्ले करती हैं। ओके, so jejunum and ileum regions are small intestine। The अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होनी है वो कहाँ पास ऑन कर दी जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन्स में। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ अकर इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में इतना कोई खास डाइजेशन वगैरह नहीं होता है। द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, अब तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, के वाटर को एब्जॉर्ब करने में काम करता है, मिनरल्स को, और सम ड्रग्स के। अब आप ड्रग खाते हैं तो वो कहाँ एब्जॉर्ब होती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन्स वगैरह में भी एब्जॉर्ब हो सकती है। अब इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस का सिक्रेशन होता है ताकि बाउल मूवमेंट सही रहे। जो आपको गैसेस वाले प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं कि भाई आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है अच्छे से म्यूकस सिक्रेट नहीं कर पा रहा है, और ईजिली जो जितना भी डेफिकेशन होता है वो ईजिली नहीं हो पाता है। Okay, so which helps into adhering of the waste undigested particles together and lubricating the easy passage। तो ताकि वो एक साथ बना रहे और आपको जो बेकार सामान है उसको बाहर निकालने में कोई तकलीफ ना हो। तो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड द फीसिस, जो उसको फीसिस बोला जाता है, जो भी आप बाहर निकालेंगे जो कि आप आपके किसी भी इस्तेमाल का नहीं रहा है, एंटर इनटू द सीकम एंड द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसिकल वॉल्व। अब एक और वॉल्व था, जैसे इलियम, जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन किस में कन्वर्ट किया गया था, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम, ड्यूडेनम से स्टार्ट, जेजुनम इलियम, और इलियम किस में खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में। तो यहाँ पर भी एक स्फिंटर होता है, इस स्फिंटर का ऑब्वियसली नाम इलियोसिकम स्फिंटर। तो उसको पास करके वो कहाँ चला जाता है, सीकम में चला जाता है, विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मटेरियल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। एक बार आगे की तरफ फीकल मटेरियल चले, सीकम में एक बार चला गया फीकल मटेरियल, वो वापस नहीं आएगा, वो आगे जाकर ही ख़त्म करेगा, उसको बाहर ही निकलेगा। Okay, the activities of the gastrointestinal tract are under the neural and the hormonal control of the of proper coordination of the different part। भाई जितना भी gastrointestinal का ट्रैक का जितना भी एक्टिविटी जो रेगुलेट होनी है वो सारी की सारी हमारी कहाँ से होनी है, ब्रेन से हो रही है, बट ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो होगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, इनवॉलेंट्री होते हैं सारे के सारे। द साइट, स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ द फूड इनटू द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। ये हम बोलते हैं मुंह में पानी आना, उसी की बात हो रही है कि जब जैसे हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं फूड वाला, आप कोई बात कर रहे हैं फूड की, अच्छी फूड की, आप कोई खुशबू आती है आपको खाने की, तो आप उससे क्या होगा, आपके मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन शुरू हो जाएगा। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशन आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेट बाय द न्यूरल सिग्नल, और वो भी इसी तरीके से जैसे आपका पेट है, पेट जैसे ही भरता है उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, और स्ट्रेच रिसेप्टर्स आपके दिमाग में जाके बोलते हैं यार पेट भर गया है, अब इसमें सिक्रेशन शुरू कर दो।
तो इस तरीके से न्यूरोनल सिक्रेशन भी शुरू हो जाता है। द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय द न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल थ्रू द CNS। तो जितनी भी मस्कुलर वाली एक्टिविटी है जिसमें कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आ गया आपका और चर्निंग वाला, मिक्सिंग अप वाला, वो सारे के सारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स से रेगुलेट की जा सकती है। Okay, control and the secretion of the digestive juices can be carried out by the local hormone producers and the gastric and the intestinal mucosa। और वहाँ पर के local responses भी available होते हैं जिससे कि secretions उसी वक्त पे किया भी जा सकता है। अगला एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन में कहाँ कहाँ किस तरीके से काम हो सकता है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू द ब्लड और द लिम्फ। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि भाई जितना भी आप ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वो जो सबसे बेसिक मटेरियल आप में जो आपने उसको जितना भी खाना था उसको जो अपने सबसे बेसिक मटेरियल में जो आपने कन्वर्ट किया है उसको आप एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्ब कहाँ से कर रहे हैं आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं मिकोजा से, मिकोजा एंड द ब्लड वेसल। अगर आपको याद हो तो जो विलाई थे, विलाई के अंदर हमने क्या क्या देखा था, विलाई के अंदर हम ये देख चुके थे कि अगर ये विलाई है तो विलाई के अंदर हमारे पास दो चीज़ें क्या थी। एक तो थी हमारे पास ये एक रेड वाली वेसल थी, एक हमारे पास ये ब्लू वाली वेसल थी जहाँ पर के एब्जॉर्प्शन चल रहा है। ओके, और इसके बीच में ठीक बीच में हमारे पास क्या थी, एक ये लैक्टियल डक्ट थी, है ना, जो कि लिम्फ को लेके जा रही थी। यहाँ पर किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है उसको देखते हैं हम थोड़ा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू द ब्लड और लिम्फ, के जिसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का वो कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर जाएगा और लिम्फ के अंदर जाएगा। इट इज़ कैरिड आउट बाय द पैसिव, एक्टिव और द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये अलग अलग तरीके की ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। ये ऐसा नहीं होता है कि भाई डायरेक्ट अमाइनो एसिड बन गया तो तुरंत एकदम से अंदर चला जाएगा, नहीं, उसके लिए भी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। अगर ये आपका विलाई है, विलाई के ऊपर भी एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर लगे होंगे, ये केवल अमाइनो एसिड को अंदर आने देगा, ये वाला ट्रांसपोर्टर केवल ग्लूकोज को अंदर आने देगा। और ये भी क्या है, अब ये क्या है, मदद कर रहे हैं ना, तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम कहाँ है आपका ये था, यस पैसिव, या तो पैसिव एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, या आपका एक्टिव, या तो पैसिव मतलब कि कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जो कि मदद करना होता है अलग अलग प्रोटीन चैनल से जिसकी वजह से सामान अंदर की तरफ जा सके। स्मॉल अमाउंट ऑफ द मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयंस एंड जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। ये जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और ये सारे के सारे हैं, ये इन चैनल के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर ल्यूमन में क्या है, ल्यूमन में कंसंट्रेशन इन सब की बहुत ज़्यादा है, जैसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अपने हायर कंसंट्रेशन से उनको मौका मिल रहा है तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भाग जाएंगे। अब भाग गए तो ये क्या है कि कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई है, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल देंगे। बट क्या होता है, कुछ कंडीशंस में एनर्जी देनी पड़ती है। The passage of these substances into the blood depends upon the concentration gradient। अब concentration gradient के ऊपर मैटर करता है। जहाँ पर concentration gradient अच्छा नहीं है वहाँ पे उसको आपको एनर्जी दे करके आप उसको मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ लेके आएंगे। However, some of the substances like fructose and some amino acids are absorbed with the help of the carrier ion like sodium। This mechanism is called as the facilitated transport। अब क्या होता है कि अलग अलग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स भी होते हैं। अब वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि एक होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो एक सोडियम मॉलिक्यूल के साथ ही अंदर जाएगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट में एक साथ, सिम्पोर्ट एक साथ। अब और तरीके के भी हो सकते हैं। अब उसमें क्या है कि इसमें तो दोनों साथ में गए, उसमें बोलेगा कि एक बाहर आएगा और एक अंदर जाएगा। तो इस वाले टाइप के जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोल देते हैं एंटीपोर्ट। ओके, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। और अगर एक ही जा रहा है एक बार में तो ये क्या, कौन से वाला ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यूनिपोर्ट। ओके, सो इस तरीके से अलग अलग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं, उसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर एनसीईआरटी लेवल पे हम ख़त्म कर रहे हैं तो। बट वो यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और भी अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं बाकी, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, कि भाई ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे तो मैनेज करेगा कि भाई क्या होता है, आपका डायरिया होता है, टाइप 10 जो लग जाते हैं, उसमें होता क्या है, उसमें क्या है कि आपका बॉडी से क्या है कि आयंस बाहर निकल रहे हैं। तो ये आपका अगर ल्यूमन मान लो, ये आपका पेट का डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो अगर आपका क्लोराइड आयंस क्या होता है इसमें, जैसे एक इसमें
कुछ डिजीज़ होती हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है कि बॉडी जो है आयन बाहर सेक्रेट करने लगता है, तो ऐसे NaCl वगैरह बाहर सेक्रेट करने लगता है बॉडी से आयंस वगैरह। तो आयंस की कंसंट्रेशन अगर ल्यूमन में पेट के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, जो पानी है वो यहाँ पर ऑस्मोसिस की वजह से पानी इधर आना शुरू कर देगा, इजंट इट, पानी अंदर यहाँ पर आना शुरू कर देगा। पानी अगर उसमें आना शुरू कर देगा तो इसी कंडीशन को डायरिया बोलते हैं, है ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है, वेरी फाइन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही ये होता है कि भाई एक्टिवली हो रहा है, उसमें क्या है कि एनर्जी देनी पड़ रही है, और अगर एनर्जी देनी पड़ रही है भाई तो आप इसके लिए एनर्जी तो नहीं दोगे ना, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए तो एनर्जी नहीं लगाओगे ना, वो तो आप खुद ही कर सकते हो भाई। हाई क्लिफ में ऊपर से आप क्लिफ के खड़े हो, आप यहाँ से कूदने के लिए आपको कोई एनर्जी की ज़रूरत तो नहीं है, बस कूदोगे सीधे नीचे पहुँच जाओगे। तो नीचे से ऊपर आने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब आपको आना होता है तब आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वही ये बात बोल रहा है कि अगर कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट और उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक द अमाइनो एसिड मोनोसेक्राइड एंड लाइक ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। सो ये जो चीज़ें हैं ग्लूकोज और ये सब की चीज़ें, क्योंकि ये पहले से ही हमारे ब्लड में काफ़ी है, बाहर इतना नहीं है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और इसमें इसको एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो इनसॉल्युबल, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। अब ब्लड में एब्जॉर्ब तो हो नहीं सकते, अब इसके लिए क्या इलाज किया जा सकता है, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, पहले तो उसको छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट किया जाता है, कॉल्ड द माइसेल्स बोलते हैं ऐसी बूंदों को, विच मूव्ड इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा क्या थी, सबसे पहले वाली लेयर थी ना, जो ल्यूमन थी उसकी सबसे पहले वाली लेयर क्या थी, म्यूकोजा थी। तो ये जो पहली लेयर है वो म्यूकोजा है, तो म्यूकोजा के अंदर जाएगा पहले, दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल कॉल्ड एज द काइलोमाइक्रोन। तो अब क्या किया जाता है कि जो इसको लपेट के प्रेजेंट कर देते हैं, भाई ठीक है मान लिया जो ये जो आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं जा सकते डायरेक्ट, अब इसको क्या कर दो, हम इसको क्या कर देंगे, प्रोटीन वाले से ऐसे कवर कर देंगे, ऐसे प्रोटीन से काइलोमाइक्रोन की तरह से कवर कर देंगे प्रोटीन से, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको क्या बोला जाता है, काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन, ओके, माइक्रोन, काइलोमाइक्रोन कहाँ है हम, काइलोमाइक्रोन विच ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल, जो कि लिम्फ वेसल जो हम अभी देखे थे बीच वाली जो वेसल थी उसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और लैक्टियल डक्ट में, और वहाँ से वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेज टेक्स प्लेस इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लाइक माउथ में भी देखो एब्जॉर्प्शन हो जाता है बहुत, लेकिन बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है मुंह में। एंड स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, कि भाई ये किसका एब्जॉर्प्शन हर एक अलग अलग जगह, ईसोफेगस में नहीं होता है एब्जॉर्प्शन, इन जगह पर होता है, माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये स्टमक में सबसे कम होगा इन सब में अंदर, वैसे तो ईसोफेगस में सबसे कम होता है, स्टमक में सबसे कम होगा, फिर आपको माउथ में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। समरी ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज बीन गिवन बिलो। सो माउथ में क्या क्या आपका एब्जॉर्प्शन होता है, सर्टेन ड्रग, कुछ ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द म्यूकोजा ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरी एंड इनटू द, और इसके अलावा क्या, इसके अलावा आपका शुगर, स्टमक, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, सिंपलर शुगर्स एंड सम अल्कोहल टेक्स प्लेस इन, जो दारू का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्टमक में ही हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप देखते हैं कितनी बड़ी लिस्ट है, सब कुछ ज़्यादातर यहीं पर एब्जॉर्ब होना है। लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स एंड द ड्रग्स टेक्स प्लेस, कि यहाँ पर थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा कुछ ड्रग्स और बाकी मिनरल वगैरह का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो सकता है। The absorption of the substances finally reaches into the tissue to finally utilize them for their activities. This process is known as assimilation. अब जितना भी सब्सटेंस आपने एब्जॉर्ब कर लिया है वो कहाँ जाएगा, वो टिश्यू पे होगा और वहाँ पे जाके इकट्ठा होगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन। ओके, दिस डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइज एंड कोहेरेंट फीसेस इनटू द रेक्टम। अब ये
थोड़ा सा वाटर जितना था एब्जॉर्ब करना था उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया, अब रेक्टम में जा कर के वो बैठ जाएगा। अब वहाँ पर जब दिमाग से रिफ्लेक्स एक्शन आएगा तो आपको अर्ज होगा किसका है कि भाई डिज़ायर टू रिमूव दिस मटेरियल, फीकल मटेरियल फ्रॉम द रेक्टम। अब द इजेशन ऑफ द फीसिस टू द आउटसाइड इज हैपनिंग थ्रू द एनल ओपनिंग, तो एनस से आपका बाहर डेफिकेशन हो जाता है। ये एक वॉलेंटरी प्रोसेस है एंड जैसी अर्ज होती है आप इसको कर सकते हैं एंड इज़ कैरिड आउट बाय अ मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और इसमें जितना भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका था वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले करता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। द इन्फ्लेमेशन बोलते हैं कि भाई आपको अगर कहीं चोट लग जाए, इन्फ्लेमेशन एक बहुत जनरल टर्म है। अब इन्फ्लेमेशन कहाँ हो जाए आपके, इन द इन्फ्लेमेशन इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो कट अगर इंटेस्टाइन में अगर कहीं से कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए तो वो इन्फ्लेमेशन हो सकता है उससे। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है आपके भाई अगर स्किन पे भी कोई चोट लगी है तो वो कहाँ क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं, वो सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसके अलावा क्या हो जाता है, उसके रेड हो जाता है, पेन होता है। ओके, ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं, इन्फ्लेमेशन के। ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू द बैक्टीरियल और द वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, वायरल या इसके इन्फेक्शन की वजह से आपका इन्फ्लेमेशन हो सकता है। द इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स और द इंटेस्टाइन लाइक टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, जो बच्चों के बीच में कीड़े हो जाते हैं, या अलग अलग तरीके जो गलत फीकल ओरल रूट इसको बोला जाता है कि भाई आप गलत जगह पर बाहर जा कर के आप डेफिकेट करते हैं और वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वो जो अंडे होते हैं वो दोबारा से बच्चों के अंदर पहुँच जाते हैं और वो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो हुक वॉर्म, पेन वॉर्म, डिफरेंट अलग अलग तरीके के कीड़े बच्चों के पेट में आ सकते हैं ज़्यादातर। तो अब ये होते हैं। अब पहला डिजीज़ हम देख रहे हैं जॉन्डिस। द लिवर इज़ अफेक्टेड, स्किन एंड आई टर्न येलो एंड जॉन्डिस, जिसको पीलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका बाइल जो सॉल्ट है वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है ढंग से बॉडी से, तो वो एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट इज टेकिंग प्लेस इनटू योर बॉडी। इसकी वजह से जो बंदा पीला पड़ने लगता है, आंखें पीली हो जाती हैं और सब कुछ पीला होता है। और ये भोग किसकी वजह से रहा होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट डिपॉजिट होता जा रहा है बॉडी में, निकाल नहीं पा रहे हैं बॉडी से उसको। वॉमिटिंग इज़ ऑल्सो इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये आपको उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि वॉमिटिंग के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। बॉडी को अगर लगता है कि आपने कुछ बुरा खा लिया है तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, आपको अगर स्टमक अपसेट चल रहा है तो वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये एक वॉमिटिंग एक तरीके से मान लीजिए बुखार है, बुखार कोई गलत बात नहीं होती है। बुखार क्या है भाई, बुखार क्या करना चाह रहा है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है जिससे कि वो कोशिश करता है कि अगर बॉडी में कोई फालतू बैक्टीरिया है तो वो मर जाएगा। बुखार ऐसे कोई गलत बात नहीं होती, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। वॉमिटिंग भी इसी तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर आपने कोई पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमने मान लो किसी ने कोई जहर वहर खा लिया गलती से, भाई लोगों को तो पता नहीं होता था ना, जंगल में रहते तो कुछ भी खा सकते हैं, तो वहाँ पे किसी ने जहर वहर खा लिया तो वो क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे ही उसने जहर खाया तो बॉडी में जो सिम्टम्स हैं वो इस तरीके से आएंगे कि वॉमिट कर दो। अब जिस बंदे ने वॉमिट कर दिया वो जी जाएगा, तो यही सेम थिंग होती है इसके अंदर भी। सो इट इज़ द इजेशन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, स्टमक का कंटेंट माउथ से जा सकता है। ओके, डायरिया को अभी हमने वो किया, एक्सप्लेन किया था कि भाई अगर आयंस आपके ल्यूमेंस में आने लगे तो पानी उसको फॉलो करेगा आयंस को, तो आयन पर पेट में पानी आ जाएगा और वही डायरिया का कारण होता है। तो अब एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बावल मूवमेंट, तो पेट में बहुत गुड़गुड़ होती रहेगी एंड इंक्रीज लिक्विडिटी, बहुत ज़्यादा लिक्विड आपका पेट में रहेगा। इन द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज द डायरिया। तो लिक्विड फीकल डिस्चार्ज को क्या बोलते हैं कि डायरिया बोलते हैं। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, और इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए बोलते हैं कि, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी में बॉडी में पानी की कमी हो रही है ना, इसलिए बोलते हैं कि जब दस्त लगते हैं बच्चों को या डायरिया की प्रॉब्लम होती है तो उनको खूब सारा पानी पिलाएं ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो। कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह वरना कॉन्स्टिपेशन। द फीसिस आर रिटेन विद इन द रेक्टम एंड द बावल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। तो अगर आपका बावल मूवमेंट ठीक से नहीं होगा तो आपको ठीक से आप कंफर्ट महसूस नहीं करेंगे, गैसेस ठीक से पास नहीं हो पाएंगे, और ये स्टमक पेन को इंटेस्टाइनल पेन वगैरह की फॉर्म में आपको दिखेगा, उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इनडाइजेशन, इन दिस कंडीशन द फूड इज़ नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टिंग लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ द फुलफिलनेस, कि आपको हमेशा लगेगा यार मेरा पेट भरा हुआ है, कुछ खाना नहीं है, कुछ वो नहीं करना। द कॉज ऑफ द इनडाइजेशन इज इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, कि भाई या तो आपकी बॉडी में एंजाइम्स ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, आप परेशान हैं, एंग्जाइटी हो रखी है, आपको फूड पॉइजनिंग से भी हो सकता है, ओवर ईटिंग फालतू खाने से भी हो सकता है, स्पाइसी फूड से भी हो सकता है। तो इनडाइजेशन भी एक बहुत जनरल टर्म है। तो इस तरीके से तो हमने इस चैप्टर में कुछ नहीं किया, केवल और केवल मैंने इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।